नमस्कार मित्रों, विजन टीवी वर्ल्ड द्वारा प्रस्तुत विजन अमृतकाल भारत का 2047 कॉन्क्लेव भारत भाग्य विधाता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और यज्ञात भवति पर्जन्यो, यानी कहते हैं कि जब यज्ञ हो और उसमें वर्षा हो तो वो यज्ञ निश्चित रूप से सफल होता है। तो अगर हम इस आयोजन को एक यज्ञ माने तो 2-3 दिनों से हो रही वर्षा इस बात का प्रमाण मानी जा सकती है कि ये यज्ञ सफल हो रहा है और सफल होने वाला है। आज के इस कॉन्क्लेव में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि का सम्मान हो। सत्येंद्र त्यागी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अंग वस्त्रम से सम्मान करें। करतल ध्वनि के साथ आप सभी हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान हो रहा है। और अब मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से और विजन टीवी वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ श्री प्रणव प्रखर से, सभी गणमान्य अतिथियों से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। कृपया दीप प्रज्वलन करें। श्री जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एडिटर इन चीफ विजन टीवी वर्ल्ड श्री प्रणव जी हमारे बीच हैं। प्रखर पत्रकार हैं, 25 से अधिक देशों में काम कर चुके हैं और इस समय आज भारत में लखनऊ में हमारे साथ हैं। कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। 3 हमारे बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। विंग कमांडर और जनरल साहब, आप सभी लोग कृपया, बख्शी साहब दिल्ली से चलकर हमारे बीच आए हैं। मेजर जनरल एसके सिंह, बख्शी साहब के लिए खास तौर पर तालियां, क्योंकि आप इन्हें अक्सर टीवी पर देखते हैं और ये दिल्ली से चलकर इस कॉन्क्लेव के लिए इस नवाबों के शहर में आए हैं, तहजीब व तमद्दुन के शहर में आए हैं। मेजर जनरल जेतली भी हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये सभी महानुभाव दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके पश्चात ये सम्मेलन प्रारंभ होगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुर बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मित्रों, सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। गिरीश श्रीवास्तव जी भी जो दिल्ली से हमारे बीच आए हैं, वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर हैं और ये एक सौभाग्य का क्षण है कि आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हम सनातन परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन से कर रहे हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। अप दीपो भव की भावना के साथ इस समय दीप प्रज्वलन हो रहा है। प्रणव प्रखर जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, भारतीय जाबाज सेना के 3 बहादुर वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। हमारा आज का प्रतीक चिन्ह बहुत विलक्षण और अद्भुत है मित्रों। हम लौह पुरुष का प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं। जिस प्रकार आजादी के बाद उन्होंने तमाम देशी रियासतों को भारत में उसका विलय किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिकृति आज हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करेंगे और उसको भेंट करेंगे श्री प्रणव प्रखर जी। Nice occasion for all of us to be here for the conclave. Let's give a big hand. आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये विजन अमृतकाल का भारत का 2047 जिसके मेजबान और विजन टीवी के वर्ल्ड के अध्यक्ष और एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार प्रणव प्रखर हमारे बीच हैं। प्रणव जी के बारे में संक्षेप में बता दूं कि ये भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी में पत्रकारिता और जनसंचार में 25 वर्षों का अनुभव रखते हैं। मित्रों, प्रणव ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। इनके बारे में अगर 2 शब्दों में बोलूं तो कुछ इस तरह के इंसान हैं ये कि फकीर मिजाज हूं मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूं। लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। तो मित्रों, कुछ इसी मोड़ पर मैं अनुरोध करूंगा प्रणव से, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। प्रणव प्रखर। Thank you, sir, for the great announcement and the great introduction that you gave about me, though I don't deserve any bit of it. माननीय मंत्री जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए. It is not an honor for us, for all journalists who are trying to be entrepreneur, for all journalists who are independent journalists, for all journalists who want to care for India, who care for India and care for India. क्योंकि पत्रकार वो माध्यम होता है सर जो कि एक निष्पक्षता, एक बैरियर और एक नए तरीके से सोचने की सृजनात्मक शक्ति रखता है. I think this is a ode to all the journalists of India who has been independently working and trying to contribute to the world at large. Thank you, sir, for giving us this opportunity. It is important because Vision Television World has been thinking for a long, long time about independent journalism, independent content that we could create. ये important इसलिए भी है कि समाज में यदि हम जो हमारा ध्येय है विजन अमृतकाल भारत का, उसको हम यदि समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मैसेज दिया है आदरणीय कि अमृतकाल को हम कैसे जिएं, ये प्रधानमंत्री का मैसेज नहीं है, ये 140 करोड़ हर एक इंसान का मैसेज है. क्योंकि we all have to rise together, we all have to rise and bring our best so that what will happen is we will become a developed world economy. आदरणीय, हम लोग 2-3 और पॉइंट्स पे आज हम लोग इस थॉट प्रोसेस का विजन अमृतकाल भारत का सर ये मैसेज रहा है या थॉट प्रोसेस रहा है कि $5 trillion economy that our Prime Minister is talking about, that is important, but $30 trillion economy is where we want to achieve. That is the vision. प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत को विकसित देश बनाना है, लेकिन राइडर है अंत्योदय भारत. राइडर है कि लास्ट माइल कैसे हम रीच करें. बिकॉज एक अनुमान सर ये भी लोग लगाते हैं कि भाई 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बीपीएल हैं, बिलो प्रॉवर्टी लाइन है या 30 करोड़ है. लेकिन जो संभ्रांत सोसाइटी है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वेल्दी क्लास है, वो ईच वन होल्ड्स वन अनदर पर्सनस हैंड. हम फिर गरीब नहीं कहलाएंगे, हम विकसित भारत कहलाएंगे. और आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस विजन टेलीविज़न वर्ल्ड में हमने ये कोशिश की है कि समाज के हर एक पहलू को इंडिपेंडेंटली एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उसको एनालाइज करें. वेदर इट इज़ science, technology, defense, engineering, infrastructure, education, welfare, sustainable development goal. We all have to think on all aspects. जैसे कहते हैं रिक्शा के जितने स्पोक्स हैं, रिक्शा के एक पहिए में जितने स्पोक्स हैं, उन सब को हम जब तक नहीं टच करेंगे आदरणीय, तब तक हिंदुस्तान डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं हो सकता. विजन टेलीविजन वर्ल्ड ये कोशिश कर रही है कि लोगों में एक कम्युनिकेशन हो, एक विचार बने, सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें. बिकॉज ईच वन हैज़ some quality and each one can contribute some quality for the development of the country, because we all love
love, we all love India. हमने सर अभी just देखा कि जब हमारा थोड़ा सा glitch था national anthem में, तो everybody sang together. This is what India is all about. This is what India should be all about, and this is what we are looking for. सर हमने दिल्ली में 15 मई को पहला विजन अमृतकाल भारत का कॉन्क्लेव किया था. We never knew that we could do it. Ideally, if I give you that part of the process, मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी ऐसे ही बातचीत हो रही थी. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पत्रकार हूँ, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और पार्लियामेंट के इर्द गिर्द ही हमारा घूमना होता है. तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे कि हम क्या कंट्रीब्यूट करें देश के लिए, और क्या कंट्रीब्यूट करें अपनी प्रोफेशन को रिलेटेड, क्या हम ऐड कर सकते हैं समाज के लिए. तो वहाँ पे ये आइडिया आया कि व्हाई डोंट वी डू अमृतकाल भारत, जो अभी 24 साल से थोड़ा सा समय है, ज़्यादा समय है, हम लोग सब लोग क्यों नहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते. वाई वी नीड गवर्नमेंट टू गिव अस दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मैंडेट और वॉट एवर. वाई हर एक इंसान अपने आप में, देश के लिए सब लोग इंपॉर्टेंट हैं. एंड दैट इज़ हाउ विजन अमृतकाल भारत का कॉन्क्लेव केम. We were not sure that we will be able to generate, because being a journalist and not just an entrepreneur and not from any business house, without any support from any business house, what we thought about that, let's do a small bit of program where we can do a constitution club में हम कोई एक छोटा सा हॉल लेकर के वहाँ प्रोग्राम करें. लेकिन देखते देखते सर 1-2 महीने में जब हमने इसके बारे में अब मार्च अप्रैल में सोचा, तो व्हाट हैपेंड इज़, लोगों ने हौसला दिया. सब्जेक्ट को प्रधानमंत्री का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. और ये प्रधानमंत्री ने जो एक मैसेज दिया है कि हर एक इंसान, हर एक हिंदुस्तानी इसमें कंट्रीब्यूट करे कि कैसे डेवलप्ड वर्ल्ड हमारा होगा, कैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचें और 5 ट्रिलियन के बाद $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास पहुँचें. सो इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंटल work and Antoday is what the core idea that I thought that we should be working on, and that is why आज जो आपको सर सम्मान करने के लिए त्यागी जी थे, ये किसान हैं, एक उभरते हुए यूथ हैं और पॉलिटिशियन हैं, अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज में काम करते हैं. इसलिए हमने उनको मौका दिया कि मैं यदि आपको सम्मान करता तो ग्रेट, इट वुड बी ऑनर, ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर मी. बट यदि समाज का यूथ हमारे मंत्री जी से उसका आशीर्वाद लेते हैं तो इट इज़ इवन मोर बेटर. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सर वी कॉल सत्येंद्र त्यागी, who must be in the crowd here. What we think about Vision Television World is thinking in terms of where we take the country. We have, as a journalist, it is our moral responsibility. जैसे पत्रकारों ने निष्पक्ष भाव से कोरोना में अपना काम किया, सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन कोई दुख नहीं है कि भाई हमने जान दिया, लेकिन हमने जान दिया मानवता को बचाने के लिए, हमने जान दिया समाज को जोड़ने के लिए, कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, मैसेज कोई डिस्टॉर्ट ना हो. क्योंकि जर्नलिस्ट उसको भी देखता है कि मैसेज शुड गो अक्रॉस इन अ बेटर वे एंड इन मोर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी. तो ये छोटे छोटे आई ऑलवेज थिंक्स दैट समाज को यदि बदलना है या बनाना है तो छोटे छोटे स्टेप्स ही उनको बड़े आयाम में ला सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट गिलहरी का एक छोटा सा कार्य हम लोगों ने, ये विजन अमृतकाल भारत का 2047 कॉन्क्लेव या सम्मेलन कहें तो हम लोग ये करना चाह रहे थे. दिल्ली में जब हमने किया सर, वी नेवर थॉट दैट वी विल गेट सो मच ऑफ रेस्पॉन्स एंड सो मच ऑफ विजिबिलिटी एंड सो मच ऑफ इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड. पत्रकारों ने भी हमारे बहुत सारे न्यूज़ क्लिप छापे, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, चाहे अखबार हो. दैट गेव अस द फ्लिप टू थिंक इन अ बिगर पिक्चर. और यदि सर मैं आपको कहूँ कि यदि मेरी कड़ी दिल्ली से लखनऊ तक की जुड़ी तो उसमें 2 प्रमुख कारण थे. एक मेरे एडवाइज़र जो अभी जस्ट पहुंच रहे हैं, वो थे हमारे दिल्ली के विजन टेलीविज़न वर्ल्ड कॉन्क्लेव के एडवाइज़र थे राजकुमार भदौरिया, जो अभी जस्ट आए हैं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे साथ एक जुड़े कड़ी में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी. ही इज़ अ सेलिब्रिटी इन हिमसेल्फ. ही इज़ द वन हु सेड कि मैं दिल्ली से आऊँगा, पानी इनके घर तक पहुँच रहा है, इंडिया गेट तक पानी पहुँच रहा है. लेकिन I mean, army men will never retire and defense people will never retire. That is the energy I got. And यदि उनके पास इस उम्र में इतनी एनर्जी है तो मैं तो सर अभी बहुत बच्चा हूँ उनके सामने. And this is what has motivated me to bring this to this place. विजन अमृतकाल भारत को, विजन अमृतकाल भारत
का जो ये सपना प्रधानमंत्री का है वो उत्तर प्रदेश से तो व्यवहारिक और स्वाभाविक रूप से गुजरता है बनारस के जरिए, लेकिन और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है सर कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो वर्ल्ड सेलिब्रिटी हैं, जो पूरे देश में एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया कि हम उत्तर प्रदेश से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम एक्सपोर्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश को ग्रीन और एग्रेरियन सोसाइटी और समाज होने के बावजूद भी, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट इन इकोनॉमिक्स भी से जब प्रोडक्ट आपका बहुत छोटा होता है, रुई होता है, उसको यदि एक ट्रक ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा आय भी नहीं होगी। लेकिन एग्रेरियन सोसाइटी होने के बावजूद भी यहाँ टेक्नोलॉजी का आना, कॉरिडोर का आना, डिफेंस कॉरिडोर का आना, अमेठी में फैक्ट्री का आना, ये शायद वो संकेत है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने काम किया है। सर आई वर्क विथ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। विजन टेलीविजन का ध्येय भी सर ये है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट और पॉलिसी को मोस्टली कवर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मेरा तो 50-60 मंत्रालय में रोज जाना होता है, वहाँ जानने की कोशिश करता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द प्रोफेशन, सो दैट मेक्स मी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। क्योंकि गवर्नमेंट इतना काम करती है उसको शायद सही आयाम नहीं मिलता है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एट्रिशन, हम पॉलिटिक्स में कहते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, वहाँ ये कहते हैं कि भाई इफ़ यू गिव द ऑप्टिमम टू एवरीबडी नोबडी विल ट्रस्ट यू। आई थिंक हमारे पॉलिटिशियंस भी थोड़ा सा उससे भी घबरा जाते हैं कि भाई हमें कितना उनको सपोर्ट करना है, हम उनको सब कुछ दे देंगे तो कितना मेरे को रेस्पेक्ट मिलेगा, अगला मेरा चुनाव बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पॉलिटिकल साइंस वी से दैट वी हैव टू कीप गिविंग द बेस्ट ऑप्शन टू द बेस्ट सेट ऑफ पीपल। जितनी हमारी रिसोर्स है, हम कितना डेट में जाएं और कितना डेट में नहीं जाए, तो ये थोड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ये है, कहती हैं हमें कि हमको कैसे मूव करना है, कैसे समाज में आगे लेके जाना है। That is one aspect that we wanted to highlight, and also another important point that we think is important is that हमारा काम सर जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का काम है सबको जोड़ना। मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है, आई थिंक दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल व्हेन ही सेड दैट हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एग्रेरियन होकर के भी हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मैं सर ये कह सकता हूँ कि मेरे दुनिया भर के दोस्त पत्रकार हैं या दोस्त हमारे लोग हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हमारे मित्र हैं, तो वो भी कहते हैं कि दिस इज़ अ बोल्ड डिसीजन, बट आई थिंक मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी आपके एफर्ट से दिस इज़ नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग। यूपी थिंक्स अबाउट उत्तर प्रदेश ये सोचता है कि हम उत्तम प्रदेश बने और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी हो, तो वे भी एक बड़ा चैलेंज है। बट कितना फास्ट कर पाएँ, ये आज के इस प्रयोजन में, आज के इस कॉन्क्लेव में, आज के इस संगोष्ठी में हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से हम उनका बातचीत करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। So these are the basic ideas, sir, that what we began and what we wanted to achieve in this conclave. हम एक गिलहरी कार्य करना चाहते हैं आदरणीय कि सेंसिटाइज कर पाए, लोगों को सेंसिटिविटी जगा पाए, उनके विचारों को और पुष्ट मिले, उनको सबको लगे। क्योंकि मेरा मानना है 140 करोड़ जनता जब जुड़ जाएगी, क्योंकि सब में इतनी हुनर है। मैं तो सर पूरी दुनिया घूम आया, कई देशों गया और हिंदुस्तान में बहुत घूमता हूँ पत्रकार होने के नाते, तो हमारी जो नज़रिया डेवलप होती है वो ये कहता है कि हम सब में हुनर हैं। हाउ डू वी चैनलाइज दैट एनर्जी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप तो आदरणीय अपने आप एक सेलिब्रिटी हैं, जल के बहुत बड़े सोशल इंजीनियर हैं, हायर एजुकेशन आपका एक मंत्रालय है। दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वे यू रिलेट टू द पब्लिक एट लार्ज। उत्तर प्रदेश में जितनी हुनर है वो पूरे हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश में जितनी हुनर है वो पूरे देश में अपना नाम परचम फैला रही है। सर आई एम टोल्ड दैट उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो LA में हैं, जो पोलो ऑल्टो में हैं, जो लंदन में हैं, जो बर्लिन में हैं, जो पेरिस में हैं, जो स्पेन में हैं। आई थिंक the people are so committed and they have no air about it, and I think that is what drives us to come to Uttar Pradesh. ये प्रोग्राम को सर हमारी कोशिश है कि हम और शहर यदि यहाँ से हमें और अच्छा हम कर पाएँ, हम आई कम टू योर एक्सपेक्टेशन और यहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशन को हम मीट कर पाएँ, तो विल टेक इट टू अदर सिटीज़ ऑल्सो, एंड दैट वुड बी अनदर वे टू प्रेजेंट आवर विजन अमृतकाल भारत का 2047 conclave to the other parts of the country as well. And I think we are making a small progress and we are putting our energy. This is a small endeavor from
my team that I mean, सर दिल्ली में बारिश हो रही है, ट्रेन नहीं चल रही, जहाज नहीं चल रहा, रास्ते बंद हैं, एक्सप्रेसवे में कई सारी रुकावटें हैं, लेकिन people are coming and my team, I am thankful to everybody in my team who has come here. I am thankful to all the delegates who have agreed on my one phone call to come here and be part of this. आज हम लोग सावन मना रहे हैं, सनातन धर्म के लिए ये सावन का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे यदि एक गुजारिश कर सकूं और हमारे सारे तमाम ऑडियंस से मैं ये गुजारिश कर सकूं कि 5 बार हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, तो शायद हमारे देश में एक छोटा सा हम एफर्ट लगा सकते हैं और एक छोटा सा हम गुडविल मैसेज आज यहाँ से कन्वे कर सकते हैं। पत्रकार के पास कुछ नहीं होता सर, शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। वी आर नॉट अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रिल हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बट अगेन आई थिंक मंत्र शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि मंत्री जी आपकी आज्ञा हो तो वी कैन रिसाइट 5 times गायत्री मंत्र एंड दैट वुड बी ग्रेट। हम लोग गायत्री मंत्र का जाप कर लें 5 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस पृथ्वी ग्रह के सभी लोग सुखी और संपन्न हो। मित्रों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक, उच्च शिक्षा विभाग जिनके जिम्मे है, जिनका क्षेत्र आगरा है, आगरा से विधायक हैं और आगरा के भगीरथ के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने वहाँ बहुत काम किया है पानी के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, और अत्यंत लोकप्रिय विधायक हैं, अत्यंत लोकप्रिय जननायक हैं। तो ऐसे श्रीमान मंत्री महोदय आज हमारे बीच हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी और प्रणव जी। दिल्ली से पूरी टीम अपनी लेकर लखनऊ आए हैं। बहुत अच्छा कि आप लखनऊ आए, क्योंकि लखनऊ जाना जाता है अपने तहजीब के लिए। ये लखनऊ है महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और मित्रों, अब मैं अत्यंत आदर के साथ इसके पहले कि माननीय मंत्री महोदय को उन मुख्य अतिथि के रूप में उनके उद्बोधन के लिए बुलाऊं, आपको ये बता दूं कि माननीय मंत्री महोदय के उद्बोधन के पश्चात पहला सेशन माननीय मंत्री जी के साथ प्रणव जी का होगा, जो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विषय में बातचीत पर केंद्रित होगा। जी। Just like to add one more point, very important point. UP is the largest state of India. Sustainable development goals are key for every state, and UP is leading in a nice way. We are moving forward, and with Honorable Minister doing such good work on water at Agra, which we know what condition Agra was earlier. So we are moving in the right direction, and we look forward to his leadership. And since he is the education minister, so we look forward to a lot of initiatives that educational institutions can take and lead in this process of sustainable development goals realization. Thank you. Please, sir. मंच पर आसीन प्रणव जी, विजन टीवी के सभी इस कार्यक्रम के आयोजकगण, हमारे सामने बैठे वो शख्सियत, सैन्य अधिकारी जिनको हम टीवी पर देखते हैं और इनके जोरदार, जानदार और विचारों पर आधारित वक्तव्यों को सुनते हैं,
सभी उपस्थित बंधुओं, आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है लखनऊ में और मुझे बुलाया गया है बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। ये मेरा सौभाग्य है और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में भी बुलाते तो मैं यहाँ आता, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी भूमिका क्या हो ये तय करने जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक, यानी 2014 से पहले, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत से भी नहीं पीछे हटूंगा। ये जो प्रयास है ये सकारात्मक है, क्योंकि नकारात्मक समय था, और जब नकारात्मक समय था तब क्या एक प्रयास था। एक छोटी सी कहानी मुझे एक पत्रकार बंधु ने सुझाई थी, बताई थी। वो अपने ढंग से लगे हुए थे और वो युग था जब पत्रकारिता को जितना बुलंद होना चाहिए था उसमें कुछ लोग बुलंद थे। तो मैंने पूछा तुम लोगों के करने से क्या होगा, कि निराशा का भाव पूरे देश में था कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, घोटालों का समय। तो ये पत्रकार ही थे जो अपनी आवाज को नक्कार खाने में तूती की तरह बुला रहे थे, बजा रहे थे। तो मैंने कहा क्या होना है इन बातों से, जब पूरे आवा के आवा खराब हो, कुएं में ही भांग हो। तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी उन्होंने कि एक जंगल में आग लग गई, एक चिड़िया थी, वो उड़ के जाती थी, चोंच में एक तालाब से पानी भर के लाती थी और उस आग में छोड़ती थी। तो किसी ने उससे पूछा भाई ये क्या कर रही हो, तुम्हारे इस चोंच में पानी लाने से क्या होना है। तो बोली जब इतिहास लिखेगा कि आग लग रही थी, जंगल जल रहा था, तो मुझे मूक दर्शक के रूप में नहीं बताएगा, एक प्रयास मेरा है वो बताएगा। मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहती मैं। तो ये पत्रकारिता मूक दर्शक बन के नहीं रही थी। कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे। वो वैसा युग था। आज जब माननीय मोदी जी देश को बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बदल दिए, परसेप्शन बदल दिए, तो उनके जो हर एक को क्या योगदान होना चाहिए, क्योंकि मेरे देश की ताकत 150 करोड़ की जनता है और इस ताकत को जब विश्व को दिखा दिया गया तो विश्व आज नतमस्तक है। लेकिन उस ताकत को ताकत बनाया गया, बताया गया, दिखाया गया, जताया गया। वरना वह दिन भी थे जब भारतवासी और भारत को बड़ा उपेक्षित दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब मोदी जी ने आह्वान किया, और एक चमत्कृत व्यक्तित्व देश को मिला है कि जब वो कहता कि थाली बजाओ तो पूरा देश थाली बजाता है, वो कहता है कि ताली बजाओ तो पूरा देश ताली बजाता है, वो कहता है आज घर से नहीं निकलना तो पूरा देश घर से नहीं निकलता है। तो ये जब माहौल उन्होंने पैदा किया तो हम सबका क्या योगदान होना चाहिए। तो सकारात्मक कहानी भी एक है जिसको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से प्रणव जी ने वर्णन किया। मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं उसको, कि जब लंका फतेह करने के लिए प्रभु श्री राम पुल बनवा रहे थे तो एक गिलहरी जाती थी, समुद्र में डुबकी लगाती थी और रेत में लौटती थी। समुद्र में जाती थी, डुबकी लगाती थी, रेत में लौटती थी। तो प्रभु श्री राम ने उसे बुलाया कि क्या कर रही हो तुम। तो बोली आप इतने बड़े अभियान में जुटे हैं, उस रावण जैसी शक्ति को परास्त करने के लिए, आतताई को चुनौती देने चले हैं,
तो मैं समुद्र का कुछ पानी कम कर सकूं जिससे पुल आसानी से बने, मैं वो अपना प्रयास कर रही हूं। तो आज हर एक को वही गिलहरी वाला प्रयास करना चाहिए। हम जहां खड़े हैं, जो जिम्मेदारी हमें समाज ने दी है या समाज से हमने ली है, उसका ईमानदारी से पालन करके देश हित में योगदान करें। यह सबसे बड़ी देशभक्ति है। राष्ट्रभक्ति जो हमारे सैन्य अधिकारी वहां पर लड़ते हैं बॉर्डर पर, गोलियों के बीच में खड़े होते हम लोगों के जीवन के लिए, हमारे खुशहाल रहने के लिए, वो तो नमन के योग है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। लेकिन राष्ट्रभक्ति यह भी है कि जो समाज से हमने जिम्मेदारी ली उसका ईमानदारी से पालन करें और राष्ट्र हित में पालन करें, यह भी एक राष्ट्रभक्ति है। तो जो आप कर रहे हैं विजन टीवी, यह उस राष्ट्रभक्ति का एक नमूना है कि जब आह्वान किया है मेरे नेता ने पूरे देश को कि देश को बदलना है, और देश बदल रहा है मित्रों। कैसे बदल रहा है, कैसे स्वाभिमान और सम्मान बढ़ रहा है। अभी जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश की उसमें सहभागिता योगी जी बना रहे थे, तो हम लोगों को उन्होंने भेजा था कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने, अलग अलग देश में अलग अलग मंत्रियों को। तो मुझे भी पेरिस और नीदरलैंड भेजा गया था। तो लगभग 15-20 साल पहले हमारे जीजा जी भी गए थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में थे इंदौर यूनिवर्सिटी में। तो उनको उस समय का अनुभव था, बुजुर्ग हैं। मुझसे बोले कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे भारतवासियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है, उपेक्षा से। मैं गया हूँ, वहाँ कहता था जब आई एम इंडियन, तो बड़ा, तो बोले इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कहना, हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं। तो बोले तुम्हारा काम है, तुम जानो। मैं गया था वहाँ, मीटिंग हुई, इन्वेस्टर्स के साथ बैठे, तो इन्वेस्टर्स का जो उत्साह देखा हिंदुस्तान में काम करने का, यूपी में काम करने का, तो मुझे कुछ लगा कि मालूम नहीं जीजा जी की बात सही है, ये सही है। फिर मैं निकला, पेरिस का परफ्यूम फेमस है। मैंने पूछा कौन सी दुकान यहाँ पे अच्छी है, और तो एक बताई गई। वहाँ पहुँचा तो एक खास बात बताऊँ मित्रों, में वहाँ जब पहुँचकर मैंने जो नोट की कि फ्रांस का नागरिक जब तक फ्रेंच बोलता है जब तक सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता। कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति है, अपनी भाषा के प्रति भक्ति है। हम तो जो सामने वाला हिंदी जानता है फिर भी अंग्रेजी बोलते हैं उससे, और इसमें फक्र महसूस करते हैं। वहाँ पर जब मैं एंटर हुआ एक दुकान में, तो सेल्स गर्ल थी वो खड़ी हुई, उसने फ्रेंच में मुझसे कुछ कहा। अब हमको तो फ्रेंच आती नहीं थी, तो मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर, तब अंग्रेजी बोली वो। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। ये दिया है मेरे नेता ने। ये वातावरण बदला है, पूरा देश के प्रति जो सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में। तो ये बदलता हुआ देश, परवेश और एक बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत बनने की ओर जो उनका संकल्प, उस संकल्प में हम सबका क्या योगदान होना चाहिए, यह भी एक विषय है। क्योंकि अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो इतने बड़े निर्णय और कड़े निर्णय जब लेते हैं तो उनको ये विश्वास है कि उनके पीछे 150 करोड़ की जनता खड़ी है, और जनता ने खड़े होकर दिखा भी दिया उनके साथ। या तो शास्त्री जी
ने आह्वान किया था एक बार कि एक दिन अन्न छोड़ दो हफ्ते में, क्योंकि उस समय खाद्यान्न संकट था देश में, लोगों ने छोड़ा था। और या फिर मोदी जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने जब देश को पुकारा तो देश ने उनका आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाई, अपना कार्य मिलाया। तो उसमें एक योगदान जो आप लोगों ने किया है, ये अमृतकाल में एक लक्ष्य दे दिया उन्होंने देश के सामने कि इसमें इतने काल में हमको विकसित बनाना है देश को। विश्व में और भी देश हमारे साथ में आजाद हुए, हम पिछले 9 साल छोड़ दें उससे पहले देश की स्थिति और उनके उस समय की स्थिति, आज 9 साल में हम बहुत आगे बढ़े हैं, हर तरह से आगे बढ़े हैं। सेना के अधिकारी बैठे हैं, जो हुआ था पुलवामा के बाद सर्जिकल, पूरे देश का सम्मान बढ़ा था उसमें। वह दिन भी देखा था हम लोगों ने जब हिंदुस्तान के सैन्य वाहिनियों के सैनिकों के नौजवानों के सिर काट के भेजे गए थे, तो देश का प्रधानमंत्री भर्त्सना पत्र लिखता था, निंदा के पत्र लिखता था, प्रेम पत्र लिखता था। देश मचल रहा था उस समय, कुछ होना चाहिए। और हमारी सैन्य वाहिनियों में कोई कमी नहीं थी, कर सकते हैं, कर सकते थे। उस समय भी कमी थी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। जब वो हुआ पुलवामा, तो जो दिखाया सेना ने, 70 किलोमीटर सेना घुसी, लेकिन हिंदुस्तानियों का खौफ पाकिस्तान में 700 किलोमीटर घुसा था, ये दिखाया। उसको भी लोगों ने चैलेंज किया, पर पॉलिटिकल कारणों से प्रूफ चाहिए। अरे जब देश कुछ कर रहा है, हमारे नौजवान कुछ कर रहे हैं, सैनिक कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। यही राष्ट्रभक्ति है। जब देश को आगे ले जाना है, आने वाले अमृतकाल में विकसित देश बनाना है, तो हम सबको भी आगे चलना चाहिए, अपनी अपनी भूमिका तय करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार आपका, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, अब समय है जब हम आज के इस कॉन्क्लेव का पहला सत्र प्रारंभ करेंगे। हम सब जानते हैं कि वो मूलभूत आवश्यकताएं जिसके आधार पर भारत कल को महाशक्ति बनेगा, उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दूं कि कोविड के समय 191 देशों के 157 करोड़ बच्चे शिक्षा से महरूम थे, और वो वक्त था जब हमने वेब बेस्ड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, उस सब की शुरुआत की थी, ई लर्निंग की शुरुआत की थी। कई बार ऐसा होता है जब चुनौतियां हमारे सामने होती हैं और हम उसको छाती ठोक कर स्वीकार करते हैं। बहुत पुराना संस्कृत सुभाषित है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात यात्री पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात धर्मः ततः सुखम। संक्षेप में कहूं तो विद्या हमें पात्रता देती है, हमें एबल बनाती है, उससे हमें सुख मिलता है और अंततः धन की प्राप्ति होती है और हम शांतिपूर्ण अच्छा जीवन गुजारते हैं। बदलते परिवेश में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों से कंपीट कर पा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है? इन विषय पर और अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पहले सेशन का विषय है शिक्षा क्षेत्र के बदलते आयाम, उच्च शिक्षा क्षेत्र के बदलते आयाम, चुनौतियां और संभावनाएं। प्रणव प्रखर बात कर रहे हैं श्री योगेंद्र उपाध्याय से। आदरणीय, द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलरेडी सेट बाय द एमसी फ्रेंड। ये बात सच है आदरणीय कि हम ये जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का स्टेट एजुकेशन बोर्ड बहुत सारे राज्यों से बहुत स्ट्रांग है, और यही वजह है कि इन जगहों के बच्चे पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में परचम फैलाते हैं। या उनको पढ़ने की ललक है वो, या ज़िंदगी की मजबूरियाँ, या यूँ कहें अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। Where do you see, sir, how, because हायर एजुकेशन की बात मैं करना चाह रहा हूँ सर,
कैसे उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन को और ज़्यादा विस्तार मिले। ये बात सच है कि पिछले 5, 6, 7 साल में जो काम हुआ है, यकीनन बहुत बहुत मजबूती से, बहुत एक सिस्टमैटिक स्टेप्स एंड प्रोसेसेस से सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार काम की है। बट सर, सरकार होती है तो एक्सपेक्टेशन भी होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और आपको हम लोग परेशान भी करते हैं और सवाल भी आपसे पूछना की कोशिश करते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव इट? व्हाट इज़ द विजन दैट यू कैन हैव, ए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, व्हेन इंडिया रीचेस 100? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उससे पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी? संक्षिप्त में, पॉलिटिकल कारणों से नहीं, इस कारण से कि गिलास पूरा खाली है, आधा भर गया, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि आधा भरा है और कुछ लोग कह सकते हैं कि आधा खाली है। बात दोनों सही है, लेकिन एक नकारात्मक सोच है, एक सकारात्मक सोच है। आधा भर गया यानी पहले खाली था, तो क्या अचीवमेंट्स हुए हैं वह मैं भी बताऊंगा, और क्या हमको करना है यानी पूरा कैसे भरना है वह भी बताऊंगा। तो इसलिए कुछ पुराने सिलसिले को बताना शुरू करूंगा कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का आपने जिक्र किया, यहाँ से बड़ी बड़ी मेधावी छात्र शक्ति निकली है विश्व में, जिसने परचम फहराया है, लेकिन शिक्षा उस स्तर पर भी पहुंचाई गई कि जब बिहार की टॉप जिसने किया था उससे पूछा गया कि आप में क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो ये नहीं बता पाई बच्ची कि मेरे पास क्या क्या सब्जेक्ट थे। ये शिक्षा का स्तर था। और उत्तर प्रदेश में, इस प्रदेश का दुर्भाग्य था, किसी भी देश और देशवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि मैं तुमको नकल का अधिकार दूंगा इसलिए मुझे वोट दो। उत्तर प्रदेश में ये हुआ, और ऐसी परिस्थिति में हमको शिक्षा मिली, बंटाढार थी शिक्षा की व्यवस्था। पहले 5 साल में योगी जी ने उसको दुरुस्त किया, और दूसरे 5 साल में, अगर मैं कहूँ कि पहले 5 साल पर पटरी पर लाए और दूसरी 5 साल अब जो चल रहा है इसमें वो रेलगाड़ी दौड़ने लगी, दौड़ाने की शुरुआत हो गई। ये नटशेल में वो कैसे, उच्च शिक्षा के ही मैं जिक्र करूंगा। इससे पहले एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं था जो कि नेक रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग को तो छोड़ दीजिए, नेक रैंकिंग में B+ भी हो। जब सब प्रयास हुआ माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में, हमारी महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन जी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश में 4 राजकीय विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, जहाँ पर लोग कहते हैं काम नहीं होते हैं, A++ हो गए हैं। 5 निजी विश्वविद्यालय AA+ हो गए हैं, और लगभग 5-6 विश्वविद्यालय A+ या A++ के मुहाने पर खड़े हैं। कहाँ उपलब्ध कि ये B+ भी नहीं था, आज इतना उपलब्धि, यह हमारी सरकार, योगी जी की सरकार का एक सकारात्मक प्रयास का प्रयास है, परिणाम है। ऐसे ही वर्ल्ड रैंकिंग में अभी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक वर्ल्ड रैंकिंग का उदाहरण है। उससे हमने MOU किया है, उपक्रम नाम की एक संस्था बनाई, और उसके साथ टाई अप करके कैसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय भी वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान पा सकें, कोई रैंकिंग ले सकें, जारी है। और बहुत शीघ्र ही ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय उस रैंकिंग में कोई स्थान पाएगा, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी एक मंथन अभी किया है, हमारे कार्यक्रम मंथन नाम से हुआ,
महामहिम जी के नेतृत्व में हुआ वो कार्यक्रम, और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के वीसी बुलाए गए और नेक रैंकिंग के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में कैसे स्थान पाया जाएगा, कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा, इस सब के विचार विमर्शों के मंथन करके कोई मंथन होता है तो उससे अमृत निकलता है, और अमृत का समाज में वितरण होना चाहिए, ये हम करेंगे। आदरणीय, जब ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो आई हैड द प्रिविलेज और ऑनर टू मीट द बॉस ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और हमने बहुत लंबा इंटरव्यू किया। उस वक्त कोरोना का भी दौर था, आने ही वाला था, बहुत इट वाज केओटिक। क्या लगता है आदरणीय कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कम्युनिकेशन थोड़ा वीक रहा? क्योंकि आज भी, अब इट हैज़ बिन फ्यू ईयर्स एंड ऑलमोस्ट 500, 600, almost 700-800 days have gone by, and still लोग अभी द्वंद्व में हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग विचार हैं। क्यों नहीं हम इसको और स्ट्रीमलाइन कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो? क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, दिस इज़ रिलेटेड टू द कैरियर। अभी इमीडिएटली यदि हम याद करें तो अभी मिशन गया हमारा देश का, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन द सेंस बिकॉज आज चंद्रयान के बारे में जो सोचा जाता है, जो हाई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा AI, प्रधानमंत्री जी ने कहा क्वांटम। हमारे बच्चे इतने होनहार हैं सर, वर्ल्ड में हम काम करते हैं, हिंदुस्तान में नहीं कर पाते। मेरे खुद का मेरे भाई का साला है, इसलिए मैं बहुत सिंपल बातें करना चाहता हूँ। वो हिंदुस्तान में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा, वो यहाँ पे रोबोकॉन एक साइंस का एग्जीबिशन होता है, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ उसमें जाती हैं। ही वॉज डूइंग गुड। रोबोकॉन एक रोबोटिक्स का एग्जीबिशन होता है और कंपटीशन होता है पूरे हिंदुस्तान में। वो यहाँ पे उनको कोई जगह नहीं मिला, वो शिकागो गया, US गवर्नमेंट गॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और आज हिंदुस्तान ड्रोन खरीद रहा है। क्या हिंदुस्तान ड्रोन के लिए तैयार नहीं हो सकता था? AI प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इसमें बहुत फंड आया है। मैं चाहता हूं सर इस पे थोड़ी नज़र डालें, क्योंकि AI और क्वांटम इज़ द फ्यूचर, और दिस विल बी चेंजिंग एवरी 1000 days। बिकॉज मैं ये मानता हूँ पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट, मैं ये कह सकता हूँ एवरी 1000 days, गॉन आर द डेज जब हम कहते थे 1 दशक में चीज़ें बदलती हैं। अब जब से पेटीएम आया या ऐसे जो डिजिटल पेमेंट आई, 1000 दिन में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। अब हमारी करेंसी और डिजिटल पेमेंट की बात पूरी दुनिया में भी होती है। एंड दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल्स दैट यू वुड बी वेरी प्राउड दैट कि व्हाट वेयर इंडिया इज हेडिंग, बट कैन वी ब्रिंग दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इनटू अकाउंट वेयर AI ऑल्सो गेट, यदि आप आज इस मंच से अनाउंस करें कि AI के लिए कुछ अच्छे फंड्स हों, यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोचती है क्वांटम और AI के लिए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं NEP के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने NEP से बात शुरू की। इससे पहले जो शिक्षा थी, लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति थी अपनी, जिसने अपने देश में जब लौटा था, उसके लिए वो देशभक्ति हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बड़ा आघात था वो कि उसके पिताजी जी ने पूछा तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान में, तो बोला कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। पहनावे से तो वो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन मानस से वो अंग्रेज होंगे। तो ये उसने स्थापित की। हिंदुस्तान का आज़ादी के 70 साल हो गए, और पद्धति के बदलना चाहिए कहते रहे लोग। एक लॉबी थी जो कहते थे बदलना चाहिए, एक लॉबी कहती थी बदलेंगे। शायद बदलेंगे कहने वालों के पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, और जो बदलना चाहिए के नारे लगाते थे उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। लेकिन मुझे फख्र है अपने नेता पर, मोदी जी पर, कि जिस समय विश्व पूरे संकट से गुजर रहा था कोरोना के, उस दौरान उन्होंने NEP दी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020,
इतने संकट काल में जब पूरा विश्व संकट में था, कोई और किसी को काम नहीं दिख रही था, सिर्फ कोरोना से लड़ना। उस समय एनईपी दी और उसके मूल बिंदु में, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है वो, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इस मूल बिंदु की परिधि में कार्यक्रम बने, योजनाएं बने, ये तय हुआ। 2020 से लेके 2023 आ गया है, तो काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सरकार अपना योगदान दे रही है, शिक्षाविद अपना योगदान दे रहे हैं। अब शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण, और क्या क्या हो रहा है वो अलग बात है, छोटा सा उदाहरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने अहद लिया है, संकल्प किया है कि हर बच्चे के हाथ में टैबलेट या स्मार्टफोन होगा। तकनीक से शिक्षा को जोड़ेंगे, और जो तकनीक है वो भी है, एक ऐसा बात बता रहा हूँ जो आम जनता जानती है। स्मार्ट क्लास बनना, स्मार्ट लैब बनना, ये सब बातें हैं। लंबा काम है जिसमें धन की भी आवश्यकता होती है और उसकी भी आवश्यकता होती है जज्बे की। परिवर्तन का जज्बा भी होना चाहिए, तो है, सरकार में है, समाज में भी होना चाहिए। आपने ये कॉन्क्लेव किया है, ये आपका जज्बा है। समाज खड़ा होता है, सरकार खड़ी होती है, कोई भी परिवर्तन तेजी से होता है। तो इसमें लगे हैं। और कैसे आधुनिकतम शिक्षा मिले, लेकिन संस्कार भी शिक्षा के साथ हो। प्राचीनता किस जो हमारी प्रेरणा है, उससे प्रेरित होते हुए विकास की ओर बढ़े, यह इस एनईपी का मेन उद्देश्य है, मुख्य आधार है। वो चल रहा है। और जो भी इसको आगे बढ़ाने के लिए एआई है, क्वांटम है, इन सबको फंड प्रदेश सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार देती है, प्रदेश सरकार अपना अंशदान करती है। और बड़ी जल्दी ही आपको शिक्षा क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो न सिर्फ जनता का स्तर ऊपर उठाएगा, बल्कि देश की शिक्षा का भी और देश का भी स्तर ऊपर उठाएगा। इतनी आशावादी विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक और इम्पॉर्टेंट सर ये है कि क्वांटम और एआई हमारी पूरे कम्युनिकेशन, पूरी ज़िंदगी को बदल देगी। चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे डिफेंस में एआई और क्वांटम की यूटिलिटी हो, चाहे मेडिकल में हो, मेडिसिन में हो, हायर एजुकेशन में हो, और बहुत सारे ऐसे विचार हैं, जो ऐसे पद्धति हैं जो सिंप्लीफाई कर देंगे। ये बात खुशी की है सर कि हिंदुस्तान उन 5 कंट्री में है जो एआई और क्वांटम पे इस कदर काम कर रही हैं। आपने एक इशारा ज़रूर किया कि वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन that we can take on from here, at least on this aspect, because that will be a game changer. We want to be on the top of the curve rather than being at the following end. Because मैं सर जब Y2K हुआ था, ईयर 2000 चेंज ओवर हो रहा था, उससे पहले मैं IT टेलीकॉम जर्नलिस्ट था, आज पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो दिन याद आते थे जब एक दुकान में होता था, एक दुकानदार अपने आप को कहता था मैं भी वेबसाइट खोल दिया और ये मेरी फैक्ट्री हो गई, किताब कागज़ पे, कंप्यूटर पे वो एक दुकान चलाता है और वो अपने आप पैसे लेके गायब हो जाता था। आज वहाँ से 20-25 साल में जिस तरीके से कंप्यूटरीकरण और कम्युनिकेशन को इम्पेटस मिला, आई थिंक आप लोगों के आज जो ये मैसेज आपने कन्वे किया, आई थिंक विल टेक इट एंड विल फॉलो इट अप एज अ जर्नलिस्ट विथ यू, बिकॉज क्वांटम और एआई आ जाएगा, यदि हम उसको अडॉप्ट करेंगे, आई थिंक हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की टैलेंट इतनी बड़ी है। ये गवर्नमेंट को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी। गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग, अब जो डेटा हो रहा है, आधार है, जैम है, पैन कार्ड है, वो सब ऐड होकर के कितना आसान हो गया है सरकार को पैसे देना। जो
पॉलिटिक्स में हमेशा कहते हैं 85 पैसे गया, 15 पैसे रहा, लेकिन अब 100 पैसे जा रहे हैं, वो ठीक है, दैट्स ऑल वेरी गुड, हाई साउंडिंग ऑप्टिक्स एंड गुड मैसेजेस, बट ऑल्सो सर वी शुड टेक ए प्रोएक्टिव गवर्नमेंट टू द पुअरेस्ट। अंत्योदय तो आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा ध्येय है। मूविंग अहेड सर, आप तो वाटरमैन कहलाते हैं। वाई आई एम सेइंग यू ऑल दिस, बिकॉज जल मंत्रालय को मैं, जब मंत्रालय बना तब से मैं कवर कर रहा हूँ। उमा भारती जी, नितिन गडकरी जी, कुछ समय के लिए मेघवाल जी भी थे, आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हैं। मेरा जल से बहुत करीब का रिश्ता रहा। अब कैसे रहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन वाटर इज द न्यू गोल्ड। उसके बारे में सर बताएं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी कंजर्व वाटर, हाउ वी यूज वाटर ऑप्टिमली, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो, किसानों को भी फायदा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उगता है पानी की वजह से, महाराष्ट्र में पानी नहीं है और वहाँ गन्ना जबरदस्ती उगाया जाता है, इथेनॉल महाराष्ट्र से जाता है, कर्नाटक से जाता है, उत्तर प्रदेश से शायद उतना नहीं बन पा रहा है। आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट उत्तर प्रदेश हैज सो मच ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपके एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न सर। पहले तो मैं ये बता दूं, आपने वाटरमैन कहा, वाटरमैन नहीं, मुझे आगरा का भगीरथ कहते हैं लोग। वजह ये थी कि आगरा में पानी की बेहद कमी थी। यमुना में इतना पानी नहीं था कि आगरा की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। 100 मिलियन लीटर पर डे यमुना से हमारा जल संस्थान पानी ले पाता था। 400 मिलियन लीटर पर डे की आवश्यकता थी जनता को। तो फौरी तौर पर हैंडपंप लगाना, समरसेबल लगाना, ये सरकारी काम हो सकता था, लेकिन भूगर्भ जल स्तर बड़ा खराब था, खारा था आगरे का। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो 130 किलोमीटर दूर आगरा से एक अपर गंगा कैनाल पालड़ा में थी, वहाँ से अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से आगरे को 350 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिले, इसकी व्यवस्था कराई। और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई 9 जनवरी 2019 को, जब मेरे नेता मोदी जी ने उसका बटन दबाया और कल कल करती हुई गंगा मैया आई। इसलिए आगरा के लोग, तो अब 450 मिलियन लीटर पर डे आगरा को पानी मिलता है, आगरा की जनता को उपलब्ध है। इसलिए आगरा के लोग स्नेह और प्यार से मुझे भगीरथ कहते हैं। तो ये आपके भगीरथ प्रयास का यही फल है कि आप भगीरथ हो गए। हम भगीरथ नहीं हो सकते, लेकिन वो इंजीनियर्स ने जो काम किया उससे मुझे लगा कि भगीरथ को इंजीनियर रहा होगा। वो ऋषि मुनि तपस्या से नहीं, गंगोत्री से हिंदुस्तान के बीच में जो गंगा लाए हैं, तो वो निश्चित रूप से कोई बड़ा इंजीनियर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं सब साइंटिस्ट थे। हम उनको ऋषि कहते थे तो जो कहीं जाकर रिसर्च करते थे, मुनि कह देते थे जाकर जनता के बीच लाते थे सब रिसर्चेस को। तो एक ये है। दूसरा कि पानी की कमी है। देखिए, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ आगरा में, अब तो एक सेंटेंस बोलता हूँ कि पानी की बर्बादी ये अपराध है, क्योंकि पानी बन नहीं सकता। कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऑक्सीजन तक बनाई जा सकती है, लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। तो हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, हमको समझना चाहिए। तो हमसे अपराध ना हो। लेकिन जब से गंगा जल आया है, मैंने कहा इसको बर्बाद करोगे तो पाप करोगे, इसलिए पाप ना हो, ये अपील करते हैं हम जनता से। तो इसमें भी जनता का सहयोग बहुत चाहिए। सरकार भी पानी का संचय कैसे करे? अब गांव-गांव तालाब खुलवा रहे हैं, मोदी जी की सरकार इसमें लगी है। गांव-गांव नदी के किनारे जब अभी वर्षा में पानी बढ़ रहा है, तो दूर थोड़ा सा तालाब बनाए गए हैं, वहाँ से पंपिंग करके पानी लाया जा रहा है। नगर निगम की व्यवस्था दी गई है, जिससे कि तालाब बनेंगे तो भूगर्भ जल स्तर भी बढ़ेगा और पानी का एक स्टोर भी हो जाएगा अन्य कामों के लिए।
तो सरकारी व्यवस्थाएं हो रही हैं कई, जिससे कि पानी बचे, और पानी बचेगा तो निश्चित रूप से फसलों को भी लाभ मिलेगा और जनता को भी लाभ होगा और आने वाली नस्लों को भी लाभ होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जनता से कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और जल बचाना चाहिए हर एक को, बर्बाद नहीं दैनिक जीवन में। अगर हम बाल्टी से पानी भर के नहाते हैं तो पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, शावर से के नहाए तो कम वेस्ट होता है। ये छोटी छोटी बातें हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ब्रश करते हैं, नल खोल देते हैं और ब्रश करते जा रहे हैं, न पानी बह, उसको ध्यान नहीं देते, उसको बंद करें। तो ये छोटी बातें जिससे पानी व्यर्थ न हो, वेस्ट ना हो, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये भी एक कानून बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि नक्शा जब पास होगा, जब हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो सरकार अपना प्रयास करती है, जनता भी खड़ी हो। आदरणीय, जब ये योगी 2.0 का इलेक्शन का टाइम था, मैं भी आगरा और मथुरा में जाता था। जब योगी जी आए थे वहाँ मथुरा में, उनके एक दिन में शायद 3 सभा था, मैं भी उस तीनों सभा को कवर कर रहा था। तो हमारा आगरा और मथुरा से बहुत करीब का रिश्ता रहा इन दैट सेंस सर। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है सर कि जो काम आपने किया है, एक हाउ कैन वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस thousands and thousands of people to conserve water? That is something unbelievable. And I think आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बात अब देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी इसके एग्जाम्पल को अडॉप्ट किया जा रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इस पे बातें कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड ऑल गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू Adanya for whatever work you have done in your individual capacity. That is very, very important, Adanya. Adanya, I'm mindful of your time. I just want to say a couple of more things. हमारे विजन अमृतकाल भारत 2047 के इस कॉन्क्लेव के एडवाइज़र आपके बिल्कुल करीब में रविकांत गर्ग जी है। अच्छा। वो किसी वजह से दिल्ली में फंस गए तो वो आ नहीं पाए, और आज हमारे साथ दिल्ली में जब हमने विजन अमृतकाल भारत का जो आगाज़ किया था, उस वक्त मेरे लिए एडवाइज़र थे, क्योंकि हमने आई नीड विजडम फ्रॉम पीपल अराउंड, दे मे बी फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे मे बी फ्रॉम सोशल, बिकॉज सब कुछ मिलकर के समाज बनता है। एंड आई थिंक जो एक पॉलिटिशियन और सरकार और सरकारी लोगों के बारे में जो एक धारणा बनी है, आई थिंक ये फिल्मों तक ठीक है, समाज में शायद बदलाव की ज़रूरत है। मैं आमंत्रित करूंगा आज हमारे मित्र और हमारे एडवाइज़र राजकुमार भदौरिया जी, जो कि हमारे प्रोग्राम के एडवाइज़र हैं। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सॉरी सर, आई कुडंट इनवाइट यू इन बिटवीन, मंत्री जी का भाषण चल रहा था। Thank you, sir, for the time. I'm mindful of the time and pressing time that you have and the responsibility that you have. And you all have, I think election is round the corner. But again, we all are enjoying it. We all want to see the country grow. We all want to see leaders like you who are doing immense good job. You have taken the responsibility and you have taken the chance and you have given us the opportunity that you have come here and address this gathering. ये पूरे देश में ये वीडियोस जो हम कैप्चर कर पा रहे हैं 5 कैमरे के थ्रू, हमारा ये मानना है कि लाइव ऑडियंस इम्पॉर्टेंट है, बट देन आज डिजिटल युग है, मोबाइल युग है, टेलीविज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी मैसेज पूरी देश और दुनिया में जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टू हैव कम हियर एंड ब्लेस्ड अस। थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया, आपका धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ हमारा पहला सेशन यहीं समाप्त होता है।